सरकार अभी जब हम दिल्ली मीटिंग जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों की यहां सुनता हूं, वैसे मुझे उनकी वो लोगों की सुनना पड़ती है। वहां पे बैलेंस रहना पड़ता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कोरोना की वजह से जो मेन सप्लायर थे वो सभी लोग थक गए। उन्होंने रेट बढ़ाए। जो डीएपी का रेट 300 रुपए पर डॉलर पर मेट्रिक टन था, वो 1250 डॉलर पर मेट्रिक तक हाईएस्ट लेवल पे गया था। वहां तथ्य रखना पड़ते। केंद्र में आईएएस दर्जा के वरिष्ठ सेक्रेटरी साहब रहते हैं। इतनी बड़ी सब्सिडी की अमाउंट जो 2020 में 62,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सब्सिडी दिया था। लास्ट ईयर का आपको पता है कितना दिया है? 1,80,000 करोड़। वो किसानों को नहीं मिला, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ये सब्सिडी नहीं आती थी तो डीएपी की बैग 4,000 रुपए में होती थी। और इस साल 2,50,000 करोड़ तक उसका बजट जाने वाला है, मार्च एंड तक। ये फिगर आप इंटरनेट पे बाद में चेक कर लेना, मैंने जो बताया हो। इंडस्ट्री बहुत ही बुरी तरह से जा रही है, लेकिन डीलरों को जो तकलीफ है, उनका जो हक है, वो काम मांगना, यह हमारा काम है। और जहां डीलरों को तकलीफ हो रही है, उनके साथ खड़ा होना, यह भी एसोसिएशन का काम है। और एसोसिएशन अभी तक डीलरों के साथ थी, अभी भी है, और आने वाले दिनों में पूरे ताकत के साथ देश के पूरे 9 लाख लाइसेंस होल्डर के साथ है। फर्टिलाइजर में 1,250 रुपए डॉलर से डीएपी आज 860 रुपए डॉलर पे आया है। मतलब ये जो प्रॉब्लम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हर एक जना पहले अपने खुद का सोचता है, उसके बाद अपने गांव का सोचता है, गांव के बाद डिस्ट्रिक्ट का सोचेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट का सोचेगा, और स्टेट के बाद नेशन का। नेचुरली है, मैं भी रहा तो मैं वही करूंगा। तो ये बातें आपको नॉलेज में रहे, इसलिए मैंने पूरा बताया। आज यहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं कि ये एसोसिएशन अभी तक क्या क्या नोटिफिकेशन लाए। विपिन भाई ने बताया, एक नोटिफिकेशन निकालने के लिए कितनी तकलीफ होती है, आप उसका यकीन नहीं करेंगे। ऐसे इस 4 साल में 22 नोटिफिकेशन अपन नए बना के लाए, 22 नोटिफिकेशन। और ये क्यों बने? आप लोग भले हमारे साथ दिल्ली में नहीं हो, लेकिन तन मन धन से आपके ऑफिस में बैठ के आप लोगों का जो सपोर्ट हमें अलग अलग माध्यमों से मिलता है, उसकी वजह से अपन वो नोटिफिकेशन निकाल सके। हम तो सिर्फ एक काम करने वाले एक माध्यम है, लेकिन इसके हकदार पूरे देश के 9 लाख लाइसेंस होल्डर है। और उनकी ताकत से, उनकी दुआओं से, उनकी सद्भावना से ये कामयाबी तक अपन पहुंच सके। आने वाले दिनों में अपने पास इतने प्रॉब्लम्स अपने पास है। आप सोयाबीन वाला मैटर 2020 का भाई साहब ने बताया, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का नहीं था, वो पूरे महाराष्ट्र का था। और आप जैसे बता रहे ट्रैक्स में बैठ बैठ के ऐसे कितने भाई सफर हुए, उनका कोई दोष नहीं था डीलर भाइयों का। नेचुरली उस टाइम जो बारिश आया था और जो ड्यूरेशन था स्विंग का, ये टेक्निकली एरर की वजह से, और उसके बाद में लोगों में एक अफवाह चली कि ये बीज बदल के गवर्नमेंट देने वाली बोल के। उसका आप समझिए उसके पीछे के क्या कारण थे। लोगों में एक लहर चली, लोग आके बोलते थे आप मुझे बिल दे दो, तुम्हारा हमारा तो बहुत अच्छा है, हमें गवर्नमेंट पैसे देने वाला है। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसा ही बताया था लोगों ने। ये तथ्य मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं?
वो कोई सिंगल आदमी प्रॉब्लम नहीं था, एंटायर महाराष्ट्र का प्रॉब्लम था। और उसके लिए हमारे तत्कालीन मापदा टीम, जगन्नाथ जी काले होंगे, उनके साथ विपिन जी कासलीवाल होंगे, ये लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट से उस पे स्टे ऑर्डर लाया और तभी जाके आप लोग फिर से दुकान में बैठ पाए। कोई भी काम आसान नहीं है। मैंने पहले बताया कि दो भाई घर में नहीं रह सकते, ये 9 लाख लाइसेंस होल्डर का परिवार एक साथ अपन बैठे यहां पे। फर्टिलाइजर लिंकिंग का एक बात ध्यान में रखो, जब तक हम खुद पे काबू नहीं पाएंगे, पहले हमें खुद के दुकान पे काबू पाना पड़ेगा, उसके बाद गांव के दुकान पे काबू पाना पड़ेगा, उसके बाद तालुका लेवल का, और उसके बाद जिला लेवल का। क्या काबू पाना पड़ेगा? आप लेटर दो एसईओ को, सब मिलके, हमें लिंकिंग नहीं चाहिए, हमें एफआर चाहिए। कोल्हापुर और सातारा, ये 2 जिले के आप पेपर न्यूज पढ़े नहीं होंगे, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दो, मैं सबको भेजता हूं। ये दोनों जिलों में 100% एफआर विदाउट लिंकिंग चालू है। उन्होंने वो लड़ाई, खुद की लड़ाई खुद लड़े, और हर लड़ाई खुद की, मैंने अकोला में बोला था, खुद की लड़ाई की शुरुआत अपन खुद से शुरू करना चाहिए। संगठन आपके साथ में है। क्यों? जब तक आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलने वाला। अगर हम कल निकाल दिए कि नहीं लेने का एफआर माल, सच बताओ मेरे को, कितने % लोग उसको, सच में बताओ, उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे? 80% चोर के यक्ष में माल लेंगे। ये वास्तवता सही है या झूठ है? आप भी मुझे बताओ। फिर हम पुलिसगिरी कहां कहां करेंगे? महाराष्ट्र का अध्यक्ष चंद्रपुर जिले में जाके कहां देखेंगे उसने क्या करा? ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की जवाबदारी है या नहीं है? तालुका अध्यक्ष की जवाबदारी है या नहीं है? तुम्हारे गांव के लेवल के एसोसिएशन की जवाबदारी है या नहीं है? इसका जवाब मुझे आप दो। एसोसिएशन देश के हित और किसानों के हित में काम करती है और डीलरों के हित में काम करती है, लेकिन कानून के दायरे में। आज ऑनलाइन का भस्मासुर तुम्हारे हमारे पीछे भाग रहा है। कस्टमर आता है, बताता है वो शॉर्ट काट के, तुम 2000 बोल रहे हो, ऑनलाइन 1200 में आ रहा है। हो रहा है ना ऐसा? इस चीज को हमें, यह मैसेज किसानों के पास पहुंचाना है। इसमें सबसे बड़ी बात, किसानों को दवाई अगर कम रेट में मिल रही है तो हमें बहुत खुशी है, उनको मिलने दो। लेकिन अगर किसान उसमें, अगर किसाने के साथ अगर धोखाधड़ी हो रही है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। 1947 में देश का जो अनाज का प्रोडक्शन था 1.25 लाख मेट्रिक टन का था, लेकिन बाद में किसानों ने अपना पसीना बहा के, शास्त्रज्ञों ने, साइंटिस्ट लोगों ने अच्छा टेक्नोलॉजी लाके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सपोर्ट करके, और हमारे विक्रेता भाइयों ने किसान को इसका गाइडलाइन करके आज 303.52 बिलियन, मतलब 3,52,00,000 मेट्रिक टन तक अपन अपना अन्य धान का प्रोडक्शन बढ़ाए। और आप, जब हम 1947 में इंपोर्ट करते थे, आज भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। और ये केवल किसानों की मेहनत और उनको हमारी साथ। हम लोग, हर जो शॉपकीपर है उसके पास आने वाला जो किसान है, एक तो उसका फ्रेंड है, उसका कोई तो भी
मामा का भाई है, बुआ का भाई है, काका का भाई है, जो भी है उसका रिश्तेदार है, उसको वो 30-40 साल से जान रहा है, हम कैसी धोखाधड़ी उसके साथ कर सकते। कुछ संगठनों ने लिखा विक्रेताओं से धोखाधड़ी होती है। मुझे उसमें यह कहना है, आप परसेंटेज बताओ। हजारों लाखों में अगर एक केस हुआ होगा तो आप लाखों लोगों को नाम नहीं रख सकते, और जो ऐसा करेगा उसको एसोसिएशन कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। हमें जो लाइसेंस मिला है, जिस प्रोडक्ट को राज्य शासन द्वारा परमिशन मिला है, जिस प्रोडक्ट को केंद्र सरकार द्वारा प्रोडक्ट को परमिशन मिला है, हम कानून के दायरे में जो माल बेच रहे हैं वही लोग आज यहां बैठे वाले हैं। और ये लोग ऐसा घटिया काम कभी करे भी नहीं थे, कभी करते भी नहीं है, और भविष्य में कभी करने वाले भी नहीं है। ये मैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं देश के। आज किसान का सुख है, दुख है, उसको अगर आज स्प्रे करने के लिए पैसा नहीं है, शुरुआत में भाई साहब ने बताया था, उसको उधारी देने का काम विक्रेता भाई करता है। उसका जो टाइमिंग है सोइंग का, वो कभी उसको मिस नहीं होने देता। सीड नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, उसको हर वक्त 24 आवर्स, उसके घर में अगर किसी का कोई बीमार गिरा तो उसको हॉस्पिटल के लिए पैसे तक देने वाले यहाँ पे अपने विक्रेता भाई है। इतना गहरा रिश्ता। और वो लोगों को अगर कोई फर्जी ऐप के द्वारा, कोई ऑनलाइन के द्वारा अगर धोखाधड़ी हो रही है तो क्या ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए सही बात है? क्या इसके लिए उपाजना है? जो कंपनी ऑनलाइन बेच रही है, आज हमारे साथ जो कंपनियां बेच रही है, गांव में उसका शॉप है, वो वहां 24 आवर्स बैठता है। अगर कुछ उसमें गड़बड़ी हो तो वो शॉपकीपर वहां बैठने वाला है। लेकिन ऑनलाइन वाला कहां, अमेरिका से बटन चलाएगा रिमोट पे, दिल्ली में कोई उसका माल इधर से भेजेगा और डिलीवरी बॉय ले जाके उसको माल देगा और घर पे जाएगा। और अगर माल में धोखाधड़ी हुई तो वो किसान तकरार देने के लिए कहां जाएगा? बताओ आप। क्या हर गांव में सेंटर खोलने वाली ऑनलाइन कंपनियां? ऑनलाइन कंपनियों से मेरा आह्वान है, आप भी हमारे जैसे हर गांव में सेंटर खोलो और वो सेंटर के माध्यम से दो। अपने दुकान का नाम क्या है? कृषि सेवा केंद्र, मतलब एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर। मतलब हम सेवा कर रहे, जहां हमारे नाम ही सेवा है, काम में सेवा है। ये लोग नहीं दे पाएंगे। क्यों? ऑनलाइन वाला तो उसके पास जब तक अगर कोई मार्केट में शॉर्टेज हो गया तो 2000 जो आज उसने ऑनलाइन दिखाया वो 2500 रुपए देके भी किसानों को लूटेगा। और अगर माल बचा तो 1800 रुपए देके नियर एक्सपायरी का भी माल दे सकता है। कहां लिखा है किसानों को उसने एक्सपायरी उस पे कहां है? और कीमत कहां से कम आ रही है? 50% का डिस्काउंट कहां से दे रहा है ये बताओ, हमें हिसाब दो। जैसे गवर्नमेंट फर्टिलाइजर को सब्सिडी दे रही है, क्या ऑनलाइन कंपनियां दवा को सब्सिडी दे रही है? ये चालाकी है, चालाकी। एक किसान का जेब कतरना और दूसरे को लालच दिखाना, ये वास्तवता है। और जो चालाकी गेम करता है उस पे कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो धोखेबाज होता है। जो अपना विक्रेता भाई है 24 घंटे उस दुकान में है, जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आया, किसान भाई आया तो तुरंत कंपनी के ऑफिसर को फोन करता है। डिपार्टमेंट के लोग अपने दुकान पे आते हैं और हम वो किसान भाई को जो चाहे हेल्प, कितने तो भी दुकानदारों ने यहां से जो बैठे इन्होंने करे वाली है। सबसे बड़ा मेरा वही सवाल है,
ऐसे नॉन जर्मिनेशन का जो केस बुल्ढाना में हुआ था, उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। वहां अपना एक शॉपकीपर सफर हुआ है। बुल्ढाना से आए वाले लोगों को मालूम है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। सनफ्लावर का लालच डाल दिया, अपना शॉपकीपर भी खुश हो गया। जैसे चूहे पकड़ने के लिए अपन जैसे कुछ मुरमुरे डालते हैं और उसको पिंजरे में बंधने के बाद दरवाजा बंद करते हैं, ऐसा चूहा बनाने का काम ये ऑनलाइन हम लोगों को भी कर रहा है। तो हमें चूहा नहीं बनना है। ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। भाई साहब बोले दानेदार का सैंपल फेल जा रहा है। मेरा कहना है ऐसे दानेदार हम क्यों बेच रहे? जिसका 4 बार सैंपल फेल गया, 5वीं बार आपने क्यों बेचा? एग्जाम्पल बता रहा हूं। वो अपन कोई हर लॉट चेक करके नहीं लेते। ऐसे कंपनी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चर्चा करो और उसको बाइंडिंग करो। अगर वो कंपनी जितना % लिख के दिया है और आप पेड कर रहे हैं, तो उसका काम है उतना % किसानों को देना। 1 बार 2 बार अगर फेल हुआ, हम समझ सकते हैं टेक्निकली इसमें, लेकिन बार बार कर रहा है, तो ऐसे लोगों को से अपन दूर रहने का और उसके प्रति किसानों में अवेयरनेस लाओ। आज एक नासिक से यहां अपने पास प्रवीण आए वाले हैं। प्रवीण किधर है? प्रवीण नासिक डिस्ट्रिक्ट में XYZ कंपनी ने मेट्रो बेंजीन मान लो 1200 रुपए किलो है, 800 रुपए का रेट निकाला। एट्राजिन 500 रुपए रेट होगा एग्जाम्पल, 300 रुपए रेट निकाला। 1.5 करोड़ रुपए आपने लोगों ने दिए। अब वहां क्या मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लालच छोड़ना पड़ेगी। कहावत है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। समझना चाहिए आपने को भी। विडिसाइड का इतना शॉर्टेज चल रहा है, कंपनियां रेट बढ़ा रही है और वो रेट कम कर रहा है, आरटीजीएस ले रहा है। कल ही उसका प्रॉब्लम आया, अब उसको फेस करना चालू है। क्यों? उसमें अपने सब डीलर भाई अटके वाले हैं। अब वो फिर वाणिज्य सेक्रेटरी को लिखना पड़ेगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन कंपनी का हुआ है वहां लिखना पड़ेगा। मतलब ये सब चीजें, इससे हम बच सकते हैं, सही या नहीं? तो ये चीजों से अपन बचना चाहिए। ऑनलाइन के लिए मेरा एक ही कहना है, कंपनी को अगर ऑनलाइन बेचना है तो उन्होंने गांव-गांव में सर्विस सेंटर खोलना। हम जैसी सर्विस दे रहे 24 आवर्स, उन्होंने भी किसानों को सर्विस देना और सस्ता देने दो। किसानों को सस्ता देने दो। अगर किसानों को अच्छी चीज अगर सस्ती मिलती है तो इससे बड़ी खुशी हमें भी नहीं मिलेगी। आप मुझे बताओ, इसमें से बहुत से लोग होंगे, कितने फर्जी कॉल आ लेते आपको कि हम आपको 5,000 की लॉटरी लगी, 10,000 की लॉटरी लगी, आपका एमएससीबी का बिल नहीं भरा। ऐसा झूठ बोल के आपको ओटीपी भेजते हैं और बैंक अकाउंट साफ करते हैं या नहीं करते? सबने सुना होगा। कल अगर अपने किसान भाई के साथ अगर ऐसा हुआ कि तेरे को मैं 1-2 हजार की चीज 1200 में देता, ये ओटीपी मुझे दे दे, क्या उपाय योजना है इसके लिए? उसका पैसा नहीं जाएगा, इसके लिए सरकार की ओर से क्या उपाय योजना है? कुछ भी नहीं है। और जो अगर उसके पैसे गए और बाद में अगर वो उस पर पुलिस केस भी हुआ, वो पैसे लेके जाने वाला और कहीं निकल जाता है। हम रोज पेपर में पढ़ रहे, मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में बीच में एक मैसेज चला कि आपका एमएससीबी का लाइट कनेक्शन टूटने वाला है और शाम में 8 बजे तक आपको बिल भरना है, और एक नंबर दिया। अच्छे लोगों ने 30,000 40,000 भरे जी, एजुकेटेड डिग्री होल्डर। मतलब
धोखाधड़ी हुई उनसे, उनके साथ धोखाधड़ी हुई। इसकी कोई गारंटी है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी ऑनलाइन में? इसका उपाय योजना सरकार ने पहले करना। सलाह केंद्र, जिसको बेचना है उसका परमानेंट आदमी गांव में देना, जहां बेच रहा है। किसानों की जो कुछ समस्या है वो समस्या समझने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ काम करना। नए प्रोडक्ट हम लोगों ने बेचना और कंपनी वाली ब्रांड ऑनलाइन वहां देंगी। ये कहां का न्याय है? कंपनियों से मेरी अपील है, आपके अच्छे तंत्रज्ञान से, आपके अच्छे प्रोडक्ट से आज देश के किसान अच्छा उत्पन्न निकाल रहे, उनके मेहनत से। ये चीज को ऐसा ही आगे बढ़ने दो और हमारे किसानों के साथ आने वाले दिनों में धोखाधड़ी न हो। इसलिए ऐसे ऑनलाइन कंपनियों को जब तक वो सॉल्यूशन नहीं निकालते, हर गांव में सर्विस सेंटर नहीं खोलते, आदमी अपॉइंट नहीं करते, तब तक कंपनियों ने इनके साथ ऑनलाइन व्यवहार नहीं करना। ऐसा मेरा सभी कंपनियों से इस YouTube चैनल के माध्यम से निवेदन है। अपने डीलर भाइयों को भी मेरा कहना है, कुछ कंपनियां आपको टारगेट पूरा करने के लिए ऑनलाइन वाले आपको माल मांगती है। अपने हाथ से अपने दूसरे भाई को खिलाने के लिए जहर देने का काम अपन भी नहीं करना चाहिए। मैंने बड़े कठोर शब्द यूज किए। हम बचना चाहिए उससे। कंपनियों को बात की, कंपनियां बोलती हमने माल नहीं दिया, फिर उन्होंने ला कहां से? अपने ही डीलर नेटवर्क से उन्होंने माल लिया है। और जो लोग आज उनको माल देके खुश है, उनको ये मालूम रहे जैसे आज छोटे मोटे डीलर लोग परेशान है और ये बहुत खुशी से दे रहा है, आने वाले 2-4 साल में वो भस्मासुर इसके सर पे भी हाथ रख के ये बड़े डीलर को भी भस्म कर देगा। ये हमारा चेतावनी है। इसलिए होलसेल डीलर को भी इस माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, पूरे देश में जो ऑनलाइन देख रहे ऐसे लोगों से बचिए जो हमारे किसान के साथ जिसके ऐप द्वारा आने में कभी धोखाधड़ी हो सकती है, डीलरों की परेशानी हो सकती है। ऐसी चीजों से हमने बचना चाहिए। बोलने के लिए बहुत बातें हैं मित्रों, वैसे कोई ज्यादा हिला भी नहीं, लेकिन मैंने जो कहा था हिला तो मैं बंद कर दूंगा। तो 4:30 हुए हैं। आप लोगों ने आज इस अमरावती में यह जो प्रोग्राम अरेंज किया, अमरावती जिला एसोसिएशन, विदर्भ के पूरे जिलाध्यक्ष, विदर्भ के हर जिले से आए वाले सभी मेरे डीलर भाई, और इस मीटिंग में आज नए से आए हुए लोग, ये सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में हमारी जितनी मीटिंगें होने वाली है, चाहे वो विदर्भ में हो, मराठवाड़ा में हो, खानदेश में हो या पश्चिम महाराष्ट्र में हो, उसका ऐसा ही यूट्यूब अपन देंगे। जो हमारे विक्रेता भाई नहीं पहुंच पाते उनके लिए अपन यूट्यूब माध्यम से पहुंचेंगे। दूसरा और एक कहना है, आज हमारे पास 70,000 लाइसेंस महाराष्ट्र में है और हमारे पास मेंबर कितने हैं? 3,522। कितना परसेंट है? 2.5%। इसको आगे बढ़ाओ। जितने मेंबर आप बढ़ाएंगे उतना अपना संगठन स्ट्रांग होगा। और ये शुरुआत है। ये भी जो मेंबर बने हैं, ये मेंबर, इसमें के 70% मेंबर 2019 के बाद बढ़े हैं। ये आप नोट कर लीजिए। और एक छोटी इंफॉर्मेशन आपको देना है। मुझे बोरकर जी ने मैसेज किया था, भंडारा जिला अध्यक्ष, समझ लो, कागज पेन होगा तो लिख के लो।
अभी जो हमारी लाइसेंसी है, सीड लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए हमें कोई डिग्री लगती नहीं। आप नोट करो, कहीं अगर आपको कोई बोलते होंगे कि आपको डिग्री नहीं है, मैं आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं करता, या फिर आप 2-5 हज़ार रुपये दे दो, इतना टाइम में आपके कर देता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीड लाइसेंस नया लेने के लिए भी फ्री है, रिन्यूअल के लिए भी फ्री है। समझ में नहीं आया तो मुझे खड़े होकर पूछिए सीड के बारे में, आगे वाले दोनों भी बताने वाला हूं। सीड का कंसेप्ट ध्यान में आया क्या सबके? कोई डिग्री नहीं लगेगी, ना रिन्यूअल को ना नए को। लास्ट तक समझ में आया क्या? पेस्टिसाइड रिन्यूअल के लिए हमको 12 दिन का क्रैश कोर्स करना है, या वो 1 साल का डिप्लोमा करना है। मेरे हिसाब से 80% प्लस लोगों ने डिप्लोमा किया है। रहे वाले लोगों से निवेदन है, फिर वही बात है कि आपकी लड़ाई खुद को लड़ना है, खुद को एडमिशन लेना है और खुद को डिग्री लेना है। संगठन सिर्फ कोर्स डिजाइन करके लाइए, फिर आपको पेस्टिसाइड का पूरे आपकी जिंदगी भर आपको रिन्यू करना नहीं। ओके। थर्ड, फर्टिलाइजर रिटेल, इसके रिन्यू के लिए कुछ भी डिग्री नहीं है। ध्यान देके सुन लो, फर्टिलाइजर रिटेल लाइसेंस जो भाइयों के है, उसके रिन्यूअल के लिए कोई भी डिग्री लगती नहीं। नया लाइसेंस के लिए 15 दिन का क्रैश कोर्स आए वाला है, लेकिन यहां जो बैठे वाले सभी लाइसेंस होल्डर है, इनको इनके लाइफ टाइम इस रिन्यूअल को कुछ भी डिग्री लगने वाली नहीं है। प्रोपरेटर का अगर कुछ दुर्दैवी प्रॉब्लम आया, उसके लिए अपना लड़ाई चालू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा है। कोरोना में भी काफी लोग दुर्घटना में कोरोना के उनके वारिस के लिए उन्होंने इस बात को मंजूरी दी है, उन्हें ये कोर्स करना पड़ेगा वारिस को, लेकिन उसके लिए समय सीमा देंगे वारिस के लिए। लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी निकला नहीं है। ऑल इंडिया एसोसिएशन वो नोटिफिकेशन निकालने के लिए अपना प्रयास जारी है, और आने वाले दिनों में भी ये अपने को मिलेगा। बीच में सीड एक्ट का एक मीटिंग हुआ, आपसे बहुत से लोगों ने आप में के न्यूज पढ़ा होगा। एसोसिएशन को फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून बनाया, इस कानून के लिए मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था। हम 2 लोग उस मीटिंग में शामिल थे ऑल इंडिया लेवल के, और हमने उस कानून में जॉइंट सेक्रेटरी साहब को एक ही बताया, हम लोग पैकिंग का माल लाते हैं, पैकिंग का माल बेचते हैं, हमें इसमें फर्स्ट पार्टी करो मत, हमें सिर्फ गवाह रखो, हम गवाह देंगे हमने माल लाया था, हमने माल बेचा है। इसका जोरदार अपना पक्ष अपनी एसोसिएशन की ओर से अपन नई दिल्ली के मीटिंग में रखे वाले हैं, और वो लड़ाई अपनी जारी है। मित्रों, लास्ट 45 मिनट से आपने मेरा भाषण सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलेगा अगर अमरावती में आने का, तो मैं जरूर इस आप जैसे अच्छे डीलर सभी जो यहाँ आए वाले, इनको मिलने के लिए जरूर मैं दोबारा अमरावती में आने का मैं प्रयास करूँगा। और आपका प्यार, आपका स्नेह, और विदर्भ के सभी जिले से आए हुए सभी लोगों का जो प्यार स्नेह आपने एसोसिएशन के प्रति व्यक्त किया है, इसके लिए मैं आप सबका फिर से एक बार दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज यहाँ पर अमरावती एसोसिएशन का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी मुझे एक पर्ची भेजी है, 250 नए मेंबर
अमरावती एसोसिएशन देने वाले हैं विनोद भाऊ। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद। चालू रख। धन्यवाद सन्माननीय अध्यक्ष। आजच्या या सर्वसाधारण सभेच्या उद्घाटन सोहळ्याचे सन्माननीय सदस्य अध्यक्ष कलंत्री सर, या अतिशय प्रभावशाली मनोगताकरिता आपलं मनपूर्वक आभार। आणि खऱ्या अर्थाने गेल्या 4 ते 5 तासांपासून संबंध महाराष्ट्रातून आलेले सर्व वितरक, ज्या पद्धतीने तुमच्या या सगळ्या वितरक संघाचं एक मोठं माफदाचं संघटन आहे आणि ते संघटन पाहिल्यानंतर निश्चितच मंडळी, कोई भी संगठन सिर्फ जनसमूह नहीं होता, कोई भी संगठन सिर्फ जनसमूह नहीं होता, वह कार्यकर्ताओं की भावनाओं का मंदिर होता है। आणि निश्चितच तुमच्या सगळ्यांच्या प्रश्न उत्तरांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागतच आहे। त्यामुळे मी उपस्थित सर्व सभासदांना विनंती करेल, सदस्यांना विनंती करेल की तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विचारू शकता। दिलेला आहे ना सर, ऑलरेडी दिलेला आहे। हेलो, मेरा एक सवाल है कि ये फर्टिलाइजर में 15-15, 20-20 जीरो, 10-26-26 इसके एक ही भाव है 1470। तो फिर ये रेट कैसे क्या केंद्र सरकार तय करती है? आप वहां पर केंद्र में बैठे हुए हैं तो उनको आप ये समझा नहीं सकते क्या वहां के वहां कि 20-20 जीरो के भाव 1470, 15-15 के भाव 1470, 10-26-26 के भाव 1470। ठीक है, डीएपी के भाव तुमने ज्यादा सब्सिडी दिया है इसलिए 1350 रुपए, ठीक है, वो भी हमको मान्य है कि ज्यादा दिया है इसलिए 1350। मगर ये 15-15, 20-20 जीरो और 10-26-26 के भाव एक ही रेट में, और माल की सप्लाई क्यों नहीं? जीएसएफसी और इफ्को का माल 0% में इस कालखंड में आया है, फिर इस कंपनियों का माल कहां गया है? देश में जो फर्टिलाइजर बिकता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ये सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटका 15% में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बिकता है, और टोटल एनपीके में 80% डीएपी बिकता है। केंद्र सरकार जब पॉलिसी बनाता है पूरे देश के लिए बनाता है। आपका बिल्कुल सही है, डीएपी सस्ता, 20-20 जीरो महंगा। उन्होंने डीएपी ये प्रोडक्ट के लिए एक अलग हेड बनाया, डीएपी हेड के लिए अलग हेड बनाया, समझ लो। और वो हेड में डीएपी को 50,000 रुपये टन सब्सिडी दी। 20-20 जीरो की सब्सिडी मेरे मालूमात के लिए 33,000 रुपये टन है, 10-26-26 की 37,000 रुपये टन है, 12-32-16 की 38,000 रुपये टन है। तो ये जो ग्रेड होते हैं ना, देश का कितना किसान डीएपी का मेजर किसान यूज कर रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल वाकई सही है, मैं आपसे सहमत हूं। 20-20 जीरो का रेट कम होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में रेट क्या देना क्या नहीं ये एसोसिएशन को अधिकार नहीं है। अपन क्या मांग सकते हैं? मार्जिन मांग सकते, हम एफओआर मांग सकते, लेकिन रेट क्या तय रखना है ये केंद्र सरकार का अधिकार है, इसमें हम नहीं बोल सकते। अपन अपने मार्जिन के लिए बोलेंगे और एफओआर के लिए बोलेंगे, और लिंकिंग मत करो इसके लिए बोलेंगे। थैंक यू। प्रश्न विचारताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ते आपले तोमर साहेब नाही आहेत, तोमर म्हणजे आपले कृषी मंत्री, किंवा सत्तार साहेबही नाही आहेत, ते आपल्यातलेच आहेत। आपण मिळून काय करता येईल हे दोघांना ठरवून आपण प्रश्न विचारू, म्हणजे डायसनं हे असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे, आणि आपण फक्त लिंकिंगचे खतं घेतले पाहिजे, चोरून विकले पाहिजे, असं नियोजन नका ठेवू कोणी। आपण दोघांना मिळून डायस आणि आपण काय केलं पाहिजे असे प्रश्न विचारा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अकोल्याच्या मीटिंगमध्ये हा प्रश्न मी एक मांडला होता
की सोयाबीनचं जे काही बियाणं काही दुकानदाराकडे शिल्लक आहे, जे महाबीज असेल किंवा इतर काही MP कंपन्या आहेत, त्या कंपन्याने अजूनसुद्धा परत घेतलेलं नाही आहे, त्याविषयी आपलं काय मत आहे? हॅलो हॅलो कंपनीनं जे बी कंपनीनं महाराष्ट्रामध्ये ABS मध्ये बुकिंग घेतलेली आहे, जे कंपनीनं ABS मध्ये कॉटन, सोयाबीन व इतर पिके म्हणजे काय बी बाजरा, मक्का, ज्वारी, गहू या काय बी असेल जे खरीप हंगामामध्ये जे सप्लाय करण्यात आलेलं आहे, त्यामध्ये त्यांना आपण सर्व कंपनीच्या MD, कंपनीच्या GM यांना आपण लेटर देण्यात आलेलं आहे की विदाऊट रिव्हॅलिडेशन चार्जेस न लावता, आणि पोझिशन खरीप हंगामाची अशी होती की खरीप हंगामामध्ये पोझिशन पाणी पहिले पडलं नाही, नंतर पाणी महिनाभर नंतर पाणी पडलं, म्हणजे पाऊस जे होतं ते पडल्यानंतर पीक जे होतं ते डायव्हर्ट झालं, कमी जास्त प्रमाणात सेल झालेले आहे. तर त्यांना आपण अशी विनंती करण्यात आली होती की तुमचे काय काय कंपनीचे रेट बी फार जास्त होते, सोयाबीनचे रेट राहू द्या की फार रेट जास्त होते, बाजारमध्ये दुसऱ्या कंपनीचे रेट कमी होते. तर त्यांना विनंती करण्यात आली होती की तुम्ही माल परत घेणे बंधनकारक आहे, आणि त्याचं त्यांना लेटर देण्यात आलेलं आहे. मॅक्झिमम कंपन्यानं माल परत घेतलेला आहे. भाऊ हां हां आपण फोन केले, विनोद भाऊंना फोन करून बाकी काही कंपन्याला डायरेक्ट बोलून माल रिटर्न गेलेलं आहे. आता 2-3 कंपन्या काहीतरी पेंडिंग आहे, तर 2-3 कंपनीचं आमचं बोलणं सुरू आहे. लवकरात लवकर माल मटेरियल आपलं त्यांना परत जाणार. मापदा परिवारतर्फे त्यांना अजून विनंती लेटर देण्यात येणार आहे, लवकरात लवकर देण्यात येईल. धन्यवाद. 100% मध्ये आपली बी जबाबदारी आहे. आपण 100% मध्ये जेव्हा माल खरेदी करतो कोणत्याही कंपनीचे, जेव्हा MPचे काही कंपनी रेट करून मटेरियल देतात ते कंपनी परत घेत नाही, तर आपण 100% मटेरियलमध्ये आपण जे मटेरियल घेण्यात आलेलं आहे ते माल परत जाणार नाही. त्याच्यामध्ये आपण त्यांना काही बोलू शकत नाही. त्यांचे रेट एकदम ज्या त्यांना 75 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये असे रेट काढून त्यांना माल दिलेले आहेत, तेव्हा 100% बुकिंग घेतलेली आहे. आणि काय काय कंपनीने टाईमला सप्लाय केलेलं आहे, आणि टाईमला त्यांना जे रेट होते ते रेटमध्ये सप्लाय केलेले आहे. जे टाईमली सप्लाय केलेले आपण त्यांना विनंती करण्यात आलेली आहे की ते माल परत घ्या म्हणून. आता जे कंपनी राहिलेली आहे त्याला तुम्ही तुमच्या जो असं वाटत असाल कोणती कंपनीचं नाव की यांना परत घेत नाही, त्याचं नाव, मोबाईल नंबर मला आपण मापदा विनोद भाऊला आणि मला काय तुम्ही द्या, त्यांना आम्ही बिलकुल त्यांना कॉन्टॅक्ट करून ते प्रश्नावर त्यांना विचार करण्यात येईल की बाबा तुमचं माल परत का घेतलं नाही. आणि तसं काय अगर ते माल परत घेत नाही तर काही ना काही आपल्याला निर्णय घेणं गरजेचं आहे. यावर्षी बियाण्याच्या सीझनमध्ये बरेचसे महाराष्ट्रातले म्हटल्यापेक्षा विदर्भातले काही शेतकरी हे आदिलाबादला स्थलांतरित झालेले होते, कारण तिथे चांगला माल मिळतो या संकल्पनेने आणि काही रेट कमी असल्यामुळे आदिलाबादला बऱ्याच शेतकऱ्यांनी बियाणं विकत आणलं. त्यामध्ये जास्तीत जास्त लॉस हा आमच्या शेजारी यवतमाळ जिल्ह्याला झाला, तसेच काही मराठवाड्यातल्या काही तालुक्याला फटका बसला. होऊ शकते तीच परिस्थिती आमच्या अमरावती जिल्ह्याच्या बॉर्डरला सुद्धा येऊ नये म्हणून स्टेटला बंधन घालणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. ज्या स्टेटचा माल त्या स्टेटमध्येच विकावा असं काहीतरी मापद्यांनी याच्यामधून काहीतरी आपल्याला सोल्युशन काढलं पाहिजे अशी माझी नम्र विनंती आहे. नाही आपण मंगेशजी फार चांगला प्रश्न आहे आपलं. आणि या BT कॉटनबद्दल जे आपण जे बोलत आहे, BT कॉटनमध्ये आपले सेल आपले नांदेड, परभणी, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती हे 5-7 जिल्हे आणि जळगाव जे खानदेश जे बाँड्रीवर आहे MPच्या, ते त्यांचे बिझनेस कोलॅप्स झालेले आहे. कोलॅप्स म्हणजे टर्नओव्हर अर्धे झाले आणि रेटमध्ये अंडर कटिंग करून कंपनीला पैसे दिलेले जे आपण बुकिंगमध्ये पैसे दिलेले होते ते खुल्याकरता आपण रेट कमी करून माल विक्री करण्यात आलेले आहे. ज्या वर्षी आपल्याला पैसे मुनाफा भेटायची वेळ होती त्यावेळेस आपले पैसे अजून यावर्षी गेले. म्हणजे मागल्या 3-4-5 वर्षापासून आपण तेच काम करत आहे, मायनसमध्ये आणायचं आणि अंडर कटिंग करायचं आणि पैसे खुले करायचे. जे परेशानी कामुळे आलेली आहे ते 4 वर्षा अगोदर जे राशीची लायसन्स सस्पेंड झालं होतं
आणि त्यांना ते शेतकरी तिथं जाऊन आंध्रामध्ये जाऊन ते खरेदी केली होती. त्यामुळे ते शेतकरी त्यांचे शेतकरी तिथं आता त्यांची असं झालेलं आहे की तिथूनच ते शेतकरी आणत आहे. आणि आपल्याजवळ काय आहे, आपली गव्हर्नमेंट जे आहे ते आपल्याला सपोर्ट करत नाही. आपले जे सप्लायची पोझिशन आहे, आपण त्यांना लेटर देण्यात आलं होतं की अक्षय तृतीया मुहूर्तवर आपल्याला सप्लायची पोझिशन देणे, महाराष्ट्रामध्ये कॉटनची विक्रीची परमिशन अक्षय तृतीयाला आपण देण्याची यावं म्हणून मी विनोद भाऊ आणि आमचं पूर्ण मंडळ माननीय कमिशनर साहेब, डायरेक्टर साहेब आणि दादा भुसे तेव्हा कृषी मंत्री होते, त्यांना देण्यात आली होती. पण ते त्यांचे काय ते बोंडाळी आली, पिंक बॉलवर मारलं तर ते पैसे कोण देणार? तुम्ही देता काय? बरोबर ना, तुम्ही देता काय असं आपल्याला विचारलं होतं. आता याच्यामध्ये कंपनी बी काय फार मोठी दखल घेतली नाही आणि यामुळे आपले जे नुकसान झालेले आहे ते फार मोठे नुकसान झालेले आहे. आपल्याला आता शासन यावर्षी काय करणार माहीत नाही, पण आपण या मुद्द्यावर 100% हायकोर्टमध्ये जाणार आणि पिटिशन दाखल करणार. 100% आपण 100% जाणार आहे. ठीक आहे बिपिन साहेब, थँक्यू. मी गणेश. हॅलो. आपल्याला काही आता वेळेचे बंधन असल्यामुळे आपण चर्चासत्र थोडंसं थांबवू. 2 मिनिट. एक प्रश्न आहे. आपण ग्रुप डिस्कशनमध्ये 2 मिनिट सर, एक प्रश्न आहे. हा, ठीक. मी गणेशराव मानकर, अकोला तालुका कृषी व्यवसाय संघ उपाध्यक्ष. यामध्ये भरपूर जण असे बसलेले आहेत की काही यशस्वी कंपनींनी आमच्या सर्व दुकानदाराजवळून 1/4/2022 किंवा 2/22ला 6,300 रुपयांनी मालाचे पेमेंट घेतले आणि फक्त 6,300 मध्ये 25% किंवा 50% माल दिला. बाकीचा माल त्यांनी आम्हाला वाढीव भावाने दिला व काही पैसे आमचे त्यांच्याजवळ जमा आहेत तरी ते आम्हाला माल पाठवत नाहीत. याबद्दल संघटनेला मी तसं पत्र देणार आहोत. तरी आपण यांचं लक्ष द्यावं, विशेषतः करून म्हणजे अरियन फर्टिलायझर्स इंदौर यांना मी वारंवार फोन करून माझे सुद्धा आणि माझे 2-3 सहकारी आहेत, तसेच आलेगावमधील महावीर कृषी केंद्र अजून काही असतील याच्यात त्यांची सुद्धा त्यांनी 25% माल दिला. आम्ही 100% पैसे दिले असताना 25% माल का दिला याची आपण वरच्या स्तरावर नोंद घ्यावी ही विनंती. आता जो प्रश्न आपल्या अमरावती जिल्ह्यातील बंधूंनी विचारला, तर ही जी अडचण आहे की काही कंपन्या SSP मध्ये बुकिंगमध्ये कमी भावाचा आमिष दाखवून काही खत उत्पादक कंपन्या त्यातल्या त्यात SSP मध्ये आपल्याला ऑफ सीझनमध्ये कमी दरामध्ये माल देण्याचा आमिष दाखवून आपल्याकडून बुकिंग घेतात. त्याच्या पोटी आपल्याकडनं ॲडव्हान्समध्ये पूर्ण रक्कम घेतली जाते आणि प्रत्यक्षात जेव्हा माल देण्याची वेळ येते सीझनमध्ये तेव्हा आता भाव वाढले किंवा अजून काहीतरी वेगळे कारणं देऊन, सप्लायचे कारणं देऊन पुरवठा करण्यास टाळाटाळ केली जाते. 50%, 40%, 60%पर्यंतच पुरवठा केला जातो. अशा तक्रारी राज्यभरामधून आपल्याकडे ह्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या आहे. माझी आपल्याला सर्व लोकांना अशी विनंती आहे की आपण आपली ज्या दुकानदारांच्या किंवा कृषी केंद्र चालकांच्या अशा अडचणी आहेत त्या आपण कंपनीच्या नावासहित मापदाकडे पाठवा. आपण त्या कंपनीवरती निश्चितच कारवाई करू. 100% कारवाई होईल त्या कंपन्यांवर. सर एक लास्ट प्रश्न माझा आहे. कलंत्री सर बाहेर गेले. सर म्हणजे सर आले. आणि मी आपल्याला अजून एक विनंती करणार आहे. काही कंपन्या जे समजा सीड असेल, पेस्टिसाइड असेल किंवा असं फर्टिलायझरमध्ये असेल की ज्या कंपन्या कदाचित बोगसही असू शकतात, आपले लोक त्या कमी भावाच्या आमिषाला बळी पडून त्या कंपन्यांना ॲडव्हान्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसे देतात. आता आधीसुद्धा त्या गोष्टीचा उल्लेख झाला. तर आपण अशा ठिकाणी थोडं पैसे देताना निश्चितच आपण सुद्धा विचार केला पाहिजे. हा सुद्धा एक महत्त्वाचा विषय सर्वांनी लक्षात ठेवायचा. आणि या रासायनिक खताच्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांच्यावर तर आपण 100% ॲक्शन घेऊ. आपण आमच्याकडे लेखी पाठवा. कलंत्री सर, माझा एक प्रश्न आहे आपल्याकडे. म्हणजे सर्वांची रिक्वेस्ट समोर येईलच ते. आपण जे सीड ॲक्टनुसार, फर्टिलायझर ॲक्टनुसार आणि पेस्टिसाईड ॲक्टनुसार बिल करतो, 3 बिलं बनवतो. एक युरियाची बॅग घेतली शेतकऱ्यांनी, एक सोयाबीनची बॅग घेतली, एक कीटकनाशक 22 टीन घेतलं.
तर आपल्याला त्याच्यावर अर्धा घंटा आपला त्याच्या मागं वेळ जाते. 3 बिलं करणं, 3 बिलावर सह्या करणं, थंब घेणं त्या मशीनच्या माध्यमातून, आणि याच्यात खूप वेळ चालला. सीड ॲक्ट आपण सरकारला विनंती करून असं काही करू शकतो का, एकाच बिलात 3 बिलं होईल, कम्प्युटरमध्ये स्टॉक अलग अलग होईल, खूप वेळ वाचेल सर. म्हणजे एका दिवशी जर तुम्ही 300-400 फार्मर अटेंड करत असाल तर ही सोपी गोष्टच नाही आहे. आणि कायदा काही दुसरा बाहेरचा नाही, आपल्या देशाचा आहे. आपण रिक्वेस्ट केली तर असं काही होईल काय? फार चांगला प्रश्न आहे आणि सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. आपण निश्चित याबाबत केंद्र सरकारचं जे काही आपलं म्हणजे अधिकारी वर्ग आहेत त्यांच्याकडे हा मुद्दा आपण मांडू. थँक्यू. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशनच्या या कार्यकारी मंडळाच्या वतीने आणि अमरावती जिल्हा कृषी साहित्य विक्रेता संघाच्या वतीने आयोजित या सर्वसाधारण सभेचं आभार प्रदर्शन करण्याकरिता मी सहर्ष आमंत्रित करते अमरावती जिल्हा कृषी साहित्य वितरक संघाचे सन्माननीय सदस्य श्री सुहासभाऊ ठाकरे आपल्याला. तर खरं तर गेल्या 4-5 तासांपासून तुम्ही सगळे संबंध महाराष्ट्रातनं या ठिकाणी आलेले आहेत. मागे उपस्थित असलेल्या मंडळींना विनंती करेल की राष्ट्रगीत होईस्तोवर आपण कुठेही जाऊ नये. आभार प्रदर्शन, राष्ट्रगीत, मैडम का सत्कार करना है, मैडम को भी देना पड़ेगा. सूत्र संचालन अच्छा करे बोलते मेरे गांव के आभार करके ये करके फिर राष्ट्रीय. आपल्या राज्य संघटनेचं आज जे सर्वसाधारण सभा होत आहे त्याकरिता अध्यक्ष म्हणून आवर्जून उपस्थित असलेले आपल्या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुत मनमोहनजी कलंत्री साहेब, तसेच राज्य संघटनेचे अध्यक्ष विनोदजी तराळ पाटील साहेब, राज्य संघटनेचे सचिव श्री विपिनजी कासलीवाल साहेब, तसेच उपस्थित मंचावरील सगळे राष्ट्रीय स्तरावरील सदस्य, राज्य संघटनेचे पदाधिकारी और विविध आपल्या विदर्भातील विविध जिल्ह्यातून आलेले आपले जिल्ह्याचे अध्यक्ष, तसेच व सगळे उपस्थित सगळे जिल्ह्यातून आलेले ज्येष्ठ डीलर, वितरक, विक्रेते व सगळे बंधू भगिनींनो, आपणाला कल्पनाच आहे की आपली जी संघटना आहे यामध्ये आज जी कलंत्री साहेबांनी जी खरोखर जी माहिती दिली त्यामध्ये निश्चितपणे आपणाला हे लक्षात येईल की संघटना ही काय आहे आणि संघटनेचं महत्त्व किती आहे. कारण आज जे विविध प्रश्न आहे, आपला जो व्यवसाय आहे हा निश्चितपणे एक अनिश्चित व्यवसाय आहे. असं कोणताही व्यवसाय नाही का त्यामध्ये इतके फॅक्टर्स आहे की निसर्ग किती येईल, पाऊस किती येईल, पीक कोणतं पेरल्या जाईल, व्हेरायटी कोणती लागल, कोणती किती लागल, याची कुठलीही आपल्याला निश्चितता नसतानासुद्धा आपण हा व्यवसाय करीत आहोत. अशा एका अनिश्चित व्यवसायात असल्यामुळे त्याचे प्रश्न किंवा समस्यासुद्धा हा नेहमी चालतच राहणार आहे. बिपिनजींनी सांगितलं की आजचा प्रश्न जरी असला तर उद्या नवीन प्रश्न तयार होणार आहे आपल्या व्यवसायात. त्या दृष्टीने संघटनेने सुद्धा निश्चितपणे मागील 5-6 वर्षात ज्या काही विविध समस्या निकाली काढल्यात त्या लक्षणीयच आहे. ती कोणती लिंकिंगची समस्या असू द्या, MRPची समस्या असू द्या, लायसनिंगच्या ज्या पिरियड आहे तो असू द्या, अशा कित्येक समस्या आहे, किंवा बिलिंग कॉम्प्युटराइज स्टॉकच्या असू द्या. त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपल्या सगळ्या अमरावती जिल्हा संघटनेच्या वतीनं आजचे जे आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे कलंत्री साहेब, आणि त्यांनी आपल्या अतिशय आवेशपूर्ण भाषणात जी सविस्तर अशी माहिती दिली आणि आपणाला आश्वस्त केलं की तुम्ही जर खरोखर अपवादात्मक जर कायद्याच्या विरोधात किंवा नियमाच्या विरोधात काम करत असेल तर निश्चितपणे संघटना तुमच्या मागं राहणार नाही. पण व्यवसाय करत असताना तुमचा हेतू जर खरोखर प्रामाणिक असला, चांगला असला, तर तुम्हाला काहीही घाबरण्याची गरज नाही, कोणाला काही पैसे द्यायची गरज नाही, असं त्यांनी आपणाला आश्वस्त केलं. मी संघटनेवतीचं त्यांचं मनपूर्वक असं आभार मानतो. तसेच आपले राज्य संघटनेचे अध्यक्ष विनोदजी तराळ पाटील साहेब यांनीसुद्धा आपणाला आपल्या भाषणात मनोगतात आपणाला आश्वस्त केलं की आपले जे काही प्रश्न राहतील आपण ते मला कोणत्याही स्वरूपाचे व्यक्तिगत स्वार्थी असू द्या. कारण काही विक्रेत्यांनी असं सुद्धा म्हटलं की लहान विक्रेता, मोठा विक्रेता असं काही नाही. संघटनेच्या दृष्टीनं जो सदस्य असतो त्याचं स्थान तेवढंच महत्त्वाचं असते, लहानसुद्धा तेवढाच असतो आणि मोठ्याचं सुद्धा त्याचंसुद्धा महत्त्व तेवढंच असते.
तेव्हा मी याप्रसंगी श्री विनोद तराळे पाटील साहेब हे आलेत, आपला वेळातला वेळ करून दिवसभर त्यांनी आपल्याला वेळ दिला आणि आपलं मनोगत व्यक्त केलं, आपल्या भावना अतिशय शांतपणे ऐकून घेतल्या, त्याबद्दल मी त्यांचासुद्धा संघटनेच्या वतीनं आभार मानतो. तसेच आपल्या संघटनेचे महासचिव श्री बिपिनजी कासलीवाल साहेब हे सुद्धा नांदेडचे आहेत, पण निश्चितपणे मी नेहमी त्यांच्या संपर्कात असतो. त्या सामाजिक कामात, आपल्या संघटनेच्या कामात अग्रेसर असतात. कारण संघटनेचं काम असलं तरी हे सगळे व्यावसायिक लोक आहेत. जसं आपल्याला कधीकधी आपण बऱ्याच वेळा सभेलासुद्धा येत नाही, पण त्यांना राज्यस्तरावर काम करत असताना आपल्या व्यक्तिगत कामाशी तडजोड करून कधीकधी ते सुद्धा काम दुर्लक्षित करून संघटनेचं काम करावं लागतं. आणि हा अतिशय मोठेपणा आहे त्यांचा. तेव्हा त्यांनीसुद्धा आपल्याला जे मार्गदर्शन केलं आणि वेळातला वेळ दिला, इथे आला आहेत, ते अमरावती संघटनेच्या वतीने मी त्यांचं स्वागत करतो. तसेच सगळे स्टेजवरील मान्यवर ते आलेत, त्यांनी आपला सत्कार स्वीकारला, इथे आलेत, त्यांनी आपलं प्रत्येक जिल्ह्याच्या अध्यक्षांनी आपलं अतिशय मनमोकळेपणानं मनोगत व्यक्त केलं. काही सूचना आपल्याला केल्यात, तर काही आपल्यासुद्धा भावना ऐकून घेतल्या आणि त्यांचंसुद्धा मी संघटनेच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. तसेच आज जे सूत्रसंचालन केलं ते शिप्रा मानकर हिने सुद्धा अतिशय सुंदर असं सूत्रसंचालन केलं, तिचंसुद्धा मी संघटनेच्या वतीनं आभार मानतो. तसेच आज जो आपल्याला इथे ग्रँड मैफिलचा या हॉटेलने हॉल उपलब्ध करून दिला, अतिशय चांगली व्यवस्था, बसण्याची व्यवस्था केली, जेवणसुद्धा खूप छान दिलं, अतिशय त्यांनी आणि त्यांच्या टीमनं आदर व्यक्त केलं, त्याचंसुद्धा मी संघटनेच्या वतीनं आभार मानतो. तसेच श्री बिपिनजी कासलीवालजी यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी जी शिप्रा मानकर हिनं जे सूत्रसंचालन केलं त्याबद्दल आणि संघटनेच्या वतीनं त्यांना सत्कार करण्याचं त्यांनी सूचना केली आहे. श्री आपल्या संघटनेचे राज्य अध्यक्ष श्री विनोदजी तराळे पाटील साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया शिप्रा यांचं स्वागत करावं. तसेच मी शिप्रा मानकर म्हणजे ही सुद्धा एक कृषी अधिकारी होते, जे बाबा मोर्शीला होते, BG मानकर म्हणून. नुकतंच त्यांचं देहावसन झालं, त्यांची मुलगी आहे आणि जिल्हा परिषदेला जॉब करते आहेत. अतिशय सुंदर असं एक अँकरिंगचं काम ती राज्यभर करते आहेत. तेव्हा मी तिचं पुन्हा अधिक संघटनेच्या वतीनं आभार मानतो आणि भविष्यातसुद्धा तिचं सहकार्य आपल्याला मिळत राहील अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद सुहास काका. आणि यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी सर्वांना राष्ट्रगीताकरिता उभं राहण्याकरिता मी या ठिकाणी विनंती करेन. एक साथ सावधान होगे सावधान. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. तसेच उपस्थित सगळे जिल्ह्यातून परजिल्ह्यातून आलेले विक्रेते उपस्थित, त्यांनी सुद्धा दिवसभर आपली उपस्थित लावली, त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा मी सर्वांच्या वतीनं आभार मानतो आणि अध्यक्षाच्या वतीने कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो.